ओके, हमने लास्ट क्लास में हाइट्स एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, ठीक है ना। अब हम एसएससी पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। आप इस सारा एसएससी पीवाईक्यूज का नोट्स बना लीजिएगा। मैक्सिमम इसी इसी क्वेश्चंस के पैटर्न पे आएगा, ठीक है ना। और आप ये जब कर लीजिएगा तो ऑलमोस्ट सारा पैटर्न्स भी कवर हो जाता है, ठीक है। चलिए पहला प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। बोला है, हमें बोला गया है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट है, एक लेवल ग्राउंड, ग्राउंड हमेशा लेवल ही रहेगा, ठीक है ना। एक पॉइंट है, एक लेवल ग्राउंड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है ना। तो बनाते हैं, चलिए पहले हम ग्राउंड बनाते हैं। ये हमारा, ठीक है, ये ग्राउंड बन गया। और ये हमारा, ये जो हम बना रहे हैं ना, इसका मतलब हमेशा याद रखना, एक ग्राउंड के लिए बनाया जाता है, एक सरफेस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट है, अच्छा एक टावर है, चलो एक टावर बना दिया हमने, ठीक है, एक टावर बन गया, ये टॉप ऑफ द टावर है। और अब बोला है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लेवल ग्राउंड, ये लेवल ग्राउंड में एक पॉइंट है, वहां से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट है, सोचो ये पॉइंट है, ये ब्लू वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये सीधा लाइन बन नहीं रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये टावर को देख रहा है कहां से, इस पॉइंट से, ये पॉइंट का नाम पी बताया गया, ठीक है। अब देखो, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल का मतलब क्या है, जहां आंख सीधा देखता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेवल जहां आंख सीधा देखता है, ठीक है ना, इसको हम ग्राउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ग्राउंड, ठीक है। देखो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, एक आदमी जब चुपचाप खड़ा है ऐसा करके तो सीधा देखेगा, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। अब इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे बेस करके अगर वो ऊपर देखा तो कितना एंगल ऊपर देख रहा, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। अगर वो नीचे देख रहा तो कितना एंगल इस हॉरिजॉन्टल लेवल से, कितना एंगल नीचे देख रहा है, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, ये है लाइन ऑफ साइट, ठीक है। लाइन ऑफ साइट मतलब आदमी इस तरफ देख रहा है, और देखो आदमी का हाइट दिया नहीं है, तो आदमी का हाइट जब दिया नहीं है तो उसे हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और इसे एक बिंदु, एक पॉइंट मानेंगे ग्राउंड पे, ठीक है ना। अब देखो, एक पॉइंट मानेंगे ग्राउंड पे, और ये सोचेंगे कि जो पॉइंट है वही आंख है, वही आदमी है। तो अब आंख का जो हॉरिजॉन्टल लेवल ऐसा था, अब आंख आंख ऊपर की तरफ देख रहा है, तो लाइन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट था, अब ये लाइन ऑफ साइट, अभी अब ये लाइन ऑफ साइट हो गया। तो अब जो ये एंगल बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, 30 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलो इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं। ये हमारा बता दिया गया कि टॉप ऑफ द फ्लोर देख रहा है बोल के, ठीक है ना, टॉप ऑफ द फ्लोर देख रहा है। चलो अब देखो, इसको 90 डिग्री मान हो जाएगा ये, तो ये हमारा, अच्छा और कुछ डाटा दिया है क्या, देखो, हाँ क्या दिया हुआ है, इफ द टावर इज 110√3 मीटर हाई, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा, तो टावर का हाइट है 110√3 मीटर हाई है, तो टावर का हाइट दिया हुआ है, मतलब ये हमारा डेटा दिया हुआ है 110√3 मीटर, ये डेटा हमें दिया हुआ है। चलो ठीक है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, इस फुट ऑफ द टावर से ये पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या, मतलब बेस हमें निकालने बोला गया, पी एक्स निकालने बोला गया, ठीक है ये। अच्छा अब देखो, ये हमारा 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये कंसर्न एंगल है हमारा 30 डिग्री कंसर्न एंगल है, और ये 90 डिग्री है, तो कंसर्न एंगल और 90 डिग्री बीच का जो लाइन है वो हमेशा बेस होता है, ठीक है।
और ये P होगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। तो हमें क्या फाइंड करने बोला है? टू फाइंड, ये लिखा करो, टू फाइंड Px। Px का मतलब क्या है? देखो, ये हमें फाइंड, ये डिस्टेंस निकालने बोला गया, ठीक है ना। Px, ये डिस्टेंस हमें निकालने बोला गया। ये रहा, देखो ये P है और ये x है। तो Px मतलब ये जो फुट ऑफ द ये जो पॉइंट है P, ये पॉइंट P, और ये देखो फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर, ठीक है ना। ये फुट ऑफ द टावर से पॉइंट P कितना दूरी पे है? तो B, तो Px है, ठीक है ना। ये Px हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास क्या क्या डाटा दिया हुआ है वो देखो। पहले हमारे पास क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। एक तो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, चलो। एक हमारे पास 110√3 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है? बी निकालना है, ठीक है। तो हमें ये तीन का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। ये तीनों डाटा का हमें इस्तेमाल करना है, ये तीनों डाटा का हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तीनों डाटा का हमें इस्तेमाल करना है। एक मिनट, हाँ, ठीक है। ये तीनों जो ग्रीन वाला है, तीनों डाटा का हमें इस्तेमाल करना है। तो कौन सा रेशियो लेने से ये तीनों चीज, देखो इसमें पी भी है, ठीक है ना, ये पी भी है। तो ये चारों को लेके हमें यूज करना है। तो कौन सा रेशियो लेंगे तो हमें इसमें से कुछ दिखेगा। तो हमें पता है कि 10-30 डिग्री, दो 10-30 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस है, ठीक है। इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? वाई एक्स है, और बेस क्या है? पी एक्स है, ठीक है। अब हम 10-30 डिग्री, और देखो ये जो वाई एक्स पी एक्स ना, ये हमेशा एक्चुअल लेंथ होता है, और पी बी एच जो पी बी एच है ना, वो रेशियोज होता है। तो इसको सेपरेटली रखा करो, पी बी एच को हमेशा रेशियोज में लिखना, और वाई एक्स पी एक्स को हमेशा एक्चुअल लेंथ में लिखना, ठीक है ना। तो 10-30 हो गया हमारा 1/√3, ठीक है। और इसको हम वाई एक्स बाई पी एक्स लिख सकते हैं एक्चुअल लेंथ में, राइट। अब देखो 1/√3 इक्वल टू वाई एक्स है 110√3 बाई पी एक्स, ये हो गया हमारा पी एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स हो जाएगा हमारा 110√3 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 110 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो गया हमारा 330 मीटर। तो पी एक्स हमारा निकल गया 330 मीटर, ठीक है। सिंपल है। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना, ठीक है ना। रेशियो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, ये बस इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन होगा, और कुछ नहीं है। तो हमें अगर रेशियो कॉन्सेप्ट करना है, रेशियो कॉन्सेप्ट, देखो सब तरीका है, ठीक है ना, कैसे करना है। तो हम इसको, और हम ये वाला डाटा पिक करेंगे। अब ये वाला डाटा हमको पिक करना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे 10-30 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, ठीक है। तो 10-30 डिग्री कितना होता है? 1/√3 इक्वल टू पी बाई बी। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं P/B इक्वल टू 1/√3, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लिख सकते हैं P/B को ऐसे लिखेंगे हम, P/B हो गया 1/√3। ये रेशियो वाला वैल्यू हो गया, लेकिन P का एक्चुअल वैल्यू कितना है? 110√3 है। तो इसका रेशियो वैल्यू 1 है, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू 110√3 है। तो 1 से हमें 110√3 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 110√3 मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगा। तो ये सेम वैल्यू हमें इस रेशियो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है ना। तो ये 110√3, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? √3 इंटू 110√3, तो ये हो जाएगा हमारा 330 मीटर, ठीक है। सिंपल है रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। और देखो एक चीज, एक तो ये हो गया रेशियो कॉन्सेप्ट। अब जब आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाइएगा, हाँ, जब आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाइएगा, तब ये दोनों कॉन्सेप्ट
यूज नहीं करना, आपको डायरेक्ट डायग्राम वाला बनाना है। कैसे बनाना है देखो, हमें पता है ये 30 डिग्री है, ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 110√3, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें पता है tan 30 डिग्री क्या है, 1/√3, लेकिन ये 1 नहीं है, ये कितना है 110√3, मतलब 1 से 110√3 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 110√3। तो इस रेशियो को अगर 110√3 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, तो इस रेशियो को भी उतना ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 330 मीटर। देखो ये क्या है, ये कोई जादू या कोई टेक्निक नहीं है, ये जो रेशियो वाला है ना, रेशियो को जो हमने किया है उसी चीज को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके किए हैं। तो इससे रिप्रेजेंट करने से क्या होता है, आपको ये इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाया और 1 सेकंड में आंसर निकल गया आपका, ठीक है। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए इजी रहा ये। अब दूसरा सवाल देखते हैं। बोला है ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस लुक्स एट ए बिल्डिंग हैविंग ए हाइट दिया हुआ है बिल्डिंग का ऑफ 1000 मीटर्स। तो कुछ दूरी पे एक इंसान खड़ा है और एक बिल्डिंग देख रहा है जिसका हाइट 1000 मीटर्स है। तो द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, तो ये सेम प्रॉब्लम है। क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है, एक ग्राउंड है हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड को हमेशा ग्राउंड को हम इस तरह से मार्क करते हैं, ठीक है। और एक हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है, एक हमारा ये बिल्डिंग हो गया। तो एक इंसान खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, यहाँ कहीं खड़ा है एक इंसान, ठीक है, यहाँ पे कहीं खड़ा है। लुक्स एट ए बिल्डिंग हैविंग ए हाइट ऑफ 1000 मीटर। तो 1000 मीटर हाइट वाला एक बिल्डिंग है, उसको देख रहा है। तो ठीक है, ये इंसान, ठीक है, देख रहा है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ से इस बिल्डिंग के हाइट को देख रहा है, तो ये हमारा लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। और बिल्डिंग का हाइट कितना बोला गया है, 1000 मीटर्स। बिल्डिंग का हाइट कितना बोला गया है, 1000 मीटर्स, ठीक है। और बोला गया है कि द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड का मतलब ये देखने का जो एंगल है टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ग्राउंड, तो समझना पड़ेगा कि देखो टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड ग्राउंड, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ठीक है, ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और ये ग्राउंड है। इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, यही एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये हमारा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो पूछा गया है एट व्हाट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इज द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो मान लो पर्सन इधर खड़ा है और ये बिल्डिंग का फुट है, और ये मान लो हमारा x है और ये हमारा y है। तो x से ये बिल्डिंग से कितना दूरी पे p खड़ा हुआ है, तो हमें px, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड px, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट। अब देखो हमारे पास क्या क्या डाटा, एक तो 30 डिग्री वाला डाटा है, ठीक है, एक हमारा 1000 मीटर्स वाला डाटा है, ठीक है, और एक हमें बी निकालना है, मतलब पी एक्स निकालना है, और एक ये है। तो मतलब 1000 मीटर्स 30 डिग्री है, तो 1000 मीटर्स के लिए पी भी है और पी एक्स भी हमें कैलकुलेट करना है और बी भी है। तो ये चारों को मिला के हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें पता है tan 30 डिग्री होता है पी बाय बी, जो कि वाई एक्स बाय पी एक्स है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√3 इक्वल टू पी एक्स वाई एक्स दिया हुआ है हमें 1000 बाई पी एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एक्स हो जाएगा 1000
√3। अब जब ऑप्शन में देखिएगा तो 1000 √3 नहीं मिलेगा आपको, तो उसको हमें सॉल्व करना है। 1000 इंटू 1.732, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको मिनिमम याद रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1732 मीटर। ये हो गया हमारा Px का वैल्यू 1732 मीटर्स। ये हो गया हमारा Px का वैल्यू, ठीक है। तो ये हमें निकल गया फाइंड Px। अब इसी प्रॉब्लम को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, अगर इसी प्रॉब्लम को हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है तो कैसे करेंगे? सिंपली इस अब हम ये वाला डाटा उठाएंगे। ये हो गया हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू P/B, और tan 30 डिग्री कितना है 1/√3 इक्वल टू P/B। तो इसको हम लिख सकते हैं P/B इक्वल टू 1/√3। इसको हम लिख सकते हैं फिर से P/B को हमेशा 1/√3 के हिसाब से लिख सकते हैं हम। लेकिन P 1 नहीं है, एक्चुअली में P कितना है 1000 है। तो ये 1 से 1000 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो इस सेम 1000 को इधर इस रेशियो से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है, इंटू 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 1000√3 जो कि है 1732 मीटर, ठीक है। सिंपल है। देखो ये तो अभी आपको लग रहा होगा इतना लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं है, आपको बस देखना है और डायरेक्ट हम इस पोजीशन से शुरू करेंगे जब आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाइएगा, ठीक है ना। इस पोजीशन से हम शुरू करेंगे। अब इसी चीज को आगे करना है तो कैसे करेंगे? देखो डायग्रामेटिक अप्रोच में करना है तो कैसे करेंगे? डायग्रामेटिक अप्रोच में करना तो कैसा करेंगे हम? देख पहले तो हम ट्राइंगल बनाएंगे एक अपना। अच्छा ट्राइंगल बन गया, ठीक है ना। ट्राइंगल बन जाने के बाद ये हमें बताया गया 30 डिग्री है, ये तो अपना 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमारा 1000 बताया गया। तो अब हमें पता है tan 30 क्या है 1/√3, मतलब लेकिन ये 1 नहीं है, कितना है 1000 है। तो 1 से 1000 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000। तो √3 से को भी हमें उतना से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 1000। तो ये हो गया हमारा 1732। देखो ये जो डायग्राम है ये रेशियो इसी इसी मेथड का ठीक है ना। इसी मेथड का ये डायग्रामेटिक अप्रोच है, ठीक है ना, डायग्रामेटिक अप्रोच। तो अब एक बार डायग्राम बनाओगे, रेशियो लिखोगे, सब बेहतर है कि डायरेक्ट डायग्राम में ही सब सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना। ठीक है चलो अब अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। एक लैडर है, ठीक है, लैडर है, एक लैडर है लीनिंग, लीनिंग मतलब एक वॉल पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना। मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सच दैट cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ। इफ द हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द if the height of the top of the ladder from the wall is 18 meter, then what is the distance of the foot of the ladder from the wall? तो ये कुछ नहीं है, सेम है, सारा प्रॉब्लम सेम है। देखो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, बन जाओ सीधा लाइन। हाँ ये हो गया हमारा ग्राउंड, ठीक है ना, ये हो गया हमारा एक लेवल ग्राउंड, ठीक है। अब बोला गया है लैडर है, ठीक है ना, लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, अगेंस्ट ए वॉल, तो ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है, ये हमारा वॉल हो गया, ठीक है। अब बोला एक लैडर है, क्या है, एक लैडर है, ठीक है ना, एक लैडर है लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक वॉल पे तिरछा खड़ा है, ठीक है, एक वॉल पे तिरछा खड़ा है। ओके ये हमारा हो गया। अब देखो समझो एक बात को, इसमें ये तो लैडर है ब्लू वाला, देखो ये ऐसा, अब इसमें ऐसा बोला नहीं है कि ये जो लैडर है टॉप ऑफ द वॉल पे रेस्ट कर रहा है, ऐसा तो कुछ हमें बोला नहीं है, ठीक है ना, ऐसा मैं कुछ नहीं बोला। तो लैडर जो है वॉल के कोई एक पोर्शन से रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये थीटा और वो एंगल थीटा बना रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है। देखो
ए लेडर लीडिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो पहले नामकरण कर देते हैं इसका। मान लो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, और ये पॉइंट हमारा z हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि इफ द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर, ये जो रहा टॉप ऑफ द लेडर, ये ठीक है ना, ये हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, फ्रॉम द वॉल नहीं है, ये फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ जाओ फ्रॉम द वॉल मतलब फुट ऑफ द वॉल बोल ही रहा है वो। ये हाइट हमारा 18 मीटर बोला गया, ये हाइट कितना बोला गया, 18 मीटर, ठीक है। ये 90 डिग्री। तो पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, ये हमारा फुट ऑफ द लेडर है, फुट ऑफ द लेडर से फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से ये फुट ऑफ द लेडर कितना डिस्टेंस, मतलब एक्स वाई। तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड एक्स वाई, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। और हमें दिया क्या है, cos थीटा इक्वल टू 5/13, ये चीज हमें दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन cos थीटा इक्वल टू 5/13 ये हमें दे दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा चलो अब कैसे सॉल्व करना है, देखो इसको। पहले तो बात, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो इस बीच का इसको हम बेस कहेंगे, ठीक है, इसको हम बेस कहेंगे। और ये हाइट को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा, cos थीटा इक्वल टू 5/13 और cos थीटा का एक और रिलेशन क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो हम लिख सकते हैं कि बेस इक्वल टू 5 और हाइपोटेन्यूस इक्वल टू 13, मतलब हाइपोटेन्यूस 13 हो गया और बेस हमारा 5 हो गया। तो P क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें पता है कि 5, 12, 13 ये एक ट्रिपलेट है जो कि PBH से रिजम्बल करता है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इस चीज को अगर हम ऐसे भी लिखेंगे ना 12, 5, 13, तो ये भी एक ट्रिपलेट है PBH, ठीक है ना। ये अलग ट्रिपलेट है और ये अलग ट्रिपलेट है, तीनों का नंबर सेम है, बस 5, 12 अदला बदली हुआ है। तो इसमें एक चीज याद ध्यान दो, ये 5, 12 जो है इसमें बदल गया। इसका मतलब ये नहीं कि P और B और P हो गया, वैसा नहीं है, बस इसमें नंबर बदला कि 5 पहले था अब 12 हो गया, अब 12 पहले है फिर 5 बाद में आएगा, लेकिन 5, 12, 13 5, 12, 13 ही है, ठीक है ना। तो ये दोनों पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट है। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है और 12, 5, 13 एक ट्रिपलेट है। बस देखने में आपको लगेगा कि ये जो 5, 12 है ये इंटरचेंज हुआ एक, तो इसका मतलब ये नहीं कि P और B भी इंटरचेंज हो गया, PBH ही रहेगा, तभी वो ट्रिपलेट होगा। BPH भी ट्रिपलेट है, ठीक है ना, BPH भी ट्रिपलेट है, लेकिन हम ऐसा पढ़ता नहीं उस चीज को, ठीक है ना। ट्रिपलेट मतलब PBH ही होना पड़ेगा। और 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट है, तो 12, 5, 13 अलग सा ट्रिपलेट है, ठीक है ना। तो इस 12, 5, 13 में हमें बेस 5 दिया गया, 13 हाइपोटेन्यूस दिया गया, तो हमें परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया 12, राइट। अब जब परपेंडिकुलर 12 हो गया है, ठीक है ना, अब जब परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया, तो अब हमें एक्स वाई निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है, ये डिस्टेंस एक्स वाई, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये बी है, ये पी है, 18 मीटर है और एक थीटा है। तो यही हमें यूज करके कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, यही हमें यूज करना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेन थीटा, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं P/B, और टेन थीटा को हम ZY/XY भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ZY/XY भी लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो हम ZY/XY इक्वल टू P/B लिख सकते हैं। तो ZY हमारा 18 मीटर दिया हुआ है, XY हमें कैलकुलेट करना है, P 12 दिया हुआ है और बेस 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 12XY इक्वल टू 5 इंटू 18 हो जाएगा। तो हमारा XY हो जाएगा 5 इंटू 18/12, ये 6 2 12, ये 6 2 18, तो ये हो गया हमारा 15/2, जो कि है 7.5, जो कि है 7.5
मीटर, जो कि है हमारा 7.5 मीटर, ठीक है ना। तो एक्स वाई का वैल्यू हमें 7.5 मीटर निकल गया। तब इसी प्रॉब्लम को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, तो रेशियो कॉन्सेप्ट में भी इतना दूर तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है इसमें, देखो 5 और 13 जब लिख दिया तुम्हें तो ये ऑटोमेटिकली 12 होगा, ये सब चीज दिमाग में होना चाहिए। अब जब 12 होगा, 12 हो गया, तो हमें पता है tan थीटा 5/12, और फिर tan थीटा हम 5/12 नहीं, सॉरी, परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो हम डायरेक्ट इस पॉइंट पे आएंगे, इस पॉइंट पे। एक मिनट, देखो tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि 12:5 रेशियो में है, और इसको हम परपेंडिकुलर बाय बेस भी लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं ना। तो अब इससे हमें क्या मिल जाएगा कि परपेंडिकुलर इज टू बेस हो जाएगा 12:5, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि परपेंडिकुलर 12 नहीं है, 18 है, तो 12 से 18 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें पता नहीं कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आउटपुट बाय इनपुट कर देते हैं, 18/12। देखो तब 12 इंटू 18/12 करोगे तो 12 कट जाएगा, तो हमें 18 वैल्यू आ गया, तो हमारा 18 आ गया। तो ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया 12 को, उसको हमें 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 18/12, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 18/12, तो कितना हो जाएगा, देखो 5 इंटू 18/12, ये हमारा 6 3 18 और 6 2 12, तो ये हमारा 7. ठीक है, रेशियो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसी कॉन्सेप्ट को हमें डायग्रामेटिक में करना, तो कैसे करेंगे, देखो 12 से 5 जाने के लिए हमें, 12 से 18 जाने के लिए हमें 18/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक है ना। सेम, तो 5 को भी हमें 18/12 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हमारा 7.5 हो जाएगा। तो ये है हमारा डायग्रामेटिक अप्रोच, यही डायग्राम में हमने बना दिया। अगर ये आपको थोड़ा दिक्कत होता है समझने में, ठीक है ना, रुको इसको दूसरा कलर से बनाते हैं। ठीक है, देखो P12 है और B5 है, ठीक है ना, P12 है और B5 है। एक मिनट, तो 12 से 18 रेशियो से एक्चुअल गया, रेशियो से एक्चुअल गया, 12 से 18 गया, तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें ये रेशियो से फिर एक्चुअल आने के लिए भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/12, जो कि हमारा एक्चुअल लेंथ हो जाएगा 7.5। ठीक है, देखो ये सब में क्या हुआ है, ये हमारा रेशियो दिया हुआ था 12:5, ठीक है, ये हमारा रेशियो दिया हुआ था, ठीक है ना, ये हमारा रेशियो दिया हुआ था। जब रेशियो दिया हुआ था और ये हमारा एक एक्चुअल लेंथ दिया हुआ है, ये रेशियो से एक्चुअल लेंथ आने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18/12 मल्टीप्लाई करने से ये हमारा एक्चुअल लेंथ आएगा। तो सेम सेम ये वैल्यू को भी हमें इस रेशियो 5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम इस वैल्यू को भी हमें ये 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये 5 इंटू 18/12 जो कि हमारा 7.5 मीटर। तो रेशियो से एक्चुअल लेंथ आने के लिए हमें एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो फैक्टर है 18/12। तो एक रेशियो का एक पार्ट को अगर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम फैक्टर को अलग पार्ट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। देखो इसमें छोटा छोटा चीज आपको जानना है, अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो आपने H13B5 लिख दिया, अब P क्या होगा, अब कैलकुलेट कीजिएगा, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें से P निकलेगा, ठीक है ना। फिर आप tan थीटा वैन थीटा लिखोगे तो 10 मिनट इसमें निकल गया, 10 मिनट में आपका कम से कम 15 सवाल तो कर ही लेना, छोटा छोटा मोटा सवाल, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक मिनट, ये हमारा अगला सवाल है। क्या है अगला सवाल, देखो बोला है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द मास्ट हेड ऑफ ए 180 मीटर हाइट, ठीक है ना। बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ ऑफ द बोट, एक बोट है उसको देखने का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फ्रॉम द मास्ट हेड,
अब ये सब क्या है हमें पता नहीं है। मास्टेड ऑफ ए 180 मीटर हाई शिप इज 60 डिग्री, इतना चीज दे दिया हमें। तो मतलब एक नदी है, पहले तो नदी बनाओ, ठीक है, और उसमें एक शिप है, शिप बड़ा होता है, ठीक है, और एक छोटा नाव है, ठीक है, एक छोटा नाव है। अब मास्टहेड क्या हमें पता नहीं, मान लो कुछ हो टावर वावर, और इसको ऊपर से तो ये इधर कोई बैठा हुआ है और सीधा देखेगा तो ऐसा देखेगा, और अब बोट को देख रहा है तो ऐसा देखेगा, तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री दे दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला है 180 मीटर हाइट है मास्टहेड का। अब ये 180 मीटर बोट को मिला के है या क्या है हमें पता नहीं, ठीक है। तो बोला अब इस शिप और बोट का डिस्टेंस निकालो, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारा चीज हमें पता नहीं है, क्या क्या चीज पता नहीं है। एक तो बात हमें पता नहीं कि शिप का हाइट क्या है, मास्ट हेड का हाइट क्या है, एक हमें बोट का हाइट पता नहीं है, और एक हमें शिप और बोट के बीच का जो डिस्टेंस निकालने बोला वो एंड टू एंड निकालना है या बीच का बीच निकालना, इतना चीज हमें पता नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं हम कि हम मान लेते हैं ये हमारा नदी है, ठीक है, ये हमारा नदी है, और हम मान लेंगे ये हमारा नदी हो गया, ठीक है ना, और हम मान लेंगे कि इधर इधर हमारा एक शिप है, ठीक है, और इधर हमारा एक बोट है, ठीक है। तो शिप और बोट का नामकरण कर देते हैं कि ये हमारा शिप है और ये हमारा बोट है, नामकरण हो गया, ठीक है। अब और हम ये मान रहे कि शिप का हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब एक बिंदु है, और उस बिंदु शिप एक बिंदु है, उस पे एक टावर है, ऐसे मास्ट हेड कुछ खड़ा है, ठीक है ना। तो हम एक मास्ट हेड बना लिए, ठीक है, एक मास्ट हेड बना लिए, और ठीक है, एक मास्ट हेड हमने बना लिया, ठीक है, ये मास्ट हेड बन गया हमारा। और इस पॉइंट पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना, और वो अगर इस पॉइंट में कोई बैठा हुआ है तो अगर वो सीधा देखेगा तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, लेकिन अब वो बोट को देख रहा है, अब वो इसको देख रहा है, बोट को देख रहा है, ठीक है ना, अब वो बोट को देख रहा है, ये फंस जाता है, लाइन कभी कभार बनता नहीं है। तो अब वो ऐसा स्ट्रेट देख रहा है, ठीक है, ऐसा स्ट्रेट देख रहा है। आ जाओ इस पॉइंट पे, हाँ, देखो अब समझो चीज को फिर से, इधर कोई बैठा हुआ है और वो अगर पहले देखेगा तो ये उसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा, ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, तो सीधा सीधे देख रहे हैं ना। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो नीचे की तरफ देखेगा, नीचे की तरफ, तो उसका आंख का रोशनी जो बोट पे जाने के लिए वो ऐसे नीचे की तरफ देखा, और इसका वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री नीचे पे देखा, ठीक है। अब इसका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा, अब ये बोट पे देख रहा है, बोला ठीक है, ठीक है, और ये हाइट जो है मास्ट हेड का ये हमें 180 मीटर दिया है, बोला ठीक है, अच्छा है, 180 मीटर दे दिया हमें, ठीक है। तो अब क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द शिप, अब बोट एंड शिप का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या निकालना है, टू फाइंड BS का डिस्टेंस निकालना है हमें। अच्छा, अब देखो हर केस में, ठीक है, हमें ये एंगल कुछ पता रहता था, तो ये हम 90 डिग्री मान लेते थे, तो BPH लगा के कर दे। अब तो हमें ये एंगल पता नहीं है, अब ये एंगल हमें पहले निकालना है, इधर ये एंगल निकालना है या तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल हमें निकालना है, कोई एक तो एंगल मिलना चाहिए हमें, ठीक है ना। अब देखो पहले नामकरण कर देते हैं, मान लो ये x हो गया और ये पॉइंट तक ही है हमारा, मान लो ये हमारा y हो गया, हाँ ठीक है। अब देखो XY लाइन, XY पैरेलल टू लाइन
बी एस, लाइन जो एक्स वाई है वो पैरेलल है, बी एस का पैरेलल है, ठीक है। एक्स बी इज द ट्रांसवर्स लाइन, हाँ, एक्स बी इज द ट्रांसवर्स लाइन, ये दो पैरेलल लाइन के बीच जो एक्स वाई, ठीक है, और एस बी, ये दो पैरेलल लाइन है, एक्स वाई एक पैरेलल लाइन है, एस बी एक पैरेलल लाइन, और इस दोनों के बीच में एक हमारा ट्रांसवर्सल है। कौन सा ट्रांसवर्सल? एक्स बी। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या हुआ? दो पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछा लाइन फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो देन एंगल वाई एक्स बी, मतलब ये एंगल 60 डिग्री, वाई एक्स बी इक्वल टू एंगल एक्स बी एस, एक्स बी एस, ये क्या एंगल हो जाएगा हमारा? अल्टरनेट, ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो मतलब ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा हमारा, ये एंगल के साथ बराबर हो जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी? अल्टरनेट एंगल्स का प्रॉपर्टी, जो हम आप देख लीजिए फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, अल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब चीज पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। और ये अल्टरनेट एंगल्स को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका देखो, ये जो दो पैरेलल लाइन है और इसमें एक बीच में फंसा हुआ, तो ये और ये हमारा, ये और ये हमारा अल्टरनेट एंगल होगा। मतलब कुछ जेड स्ट्रक्चर में होगा ना, तो ये हमारा ये अल्टरनेट एंगल होगा। उसी तरह अगर कुछ उल्टा ऐसा जेड हुआ ना, तो ये और ये हमारा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना सीखना जरूरी है, और ये कंफ्यूजन भी होता है थोड़ा बहुत, तो इसको खूब प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उससे हमें क्या मिल गया? देयरफॉर एंगल वाई एक्स बी इक्वल टू 60 डिग्री है, जो कि इक्वल टू एंगल एक्स बी एस। तो अब हमें एक्स बी एस भी 60 डिग्री मिल गया, ठीक है। जिस चीज का हमें चाहिए था वो चीज मिल गया, ठीक है ना। अब जब ये 60 डिग्री मिल गया, तो एस बी को हम बेस मान सकते हैं, क्योंकि हमारा कंसर्न एंगल 60 डिग्री है, और 90 डिग्री का बीच का लाइन बी हो गया, और ये हमारा पी हो गया, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट, ई बी एच हो गया, ठीक है, फाइन। अब देखो हमारे पास क्या क्या डाटा है। एक तो 180 मीटर, ठीक है, एक ये 60 डिग्री, ठीक है, और हमें निकालना है बी एस, ठीक है। तो हम, और इधर 180 मीटर है, तो इधर पी और बी, पी है और इधर बी को भी कंसिडर करना पड़ेगा हमें। तो ये डाटा हमें मिला के हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है tan 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, जो कि इक्वल टू एक्स एस बाय एस बी, ये पता है हमें। अच्छा, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है? √3 है, और एक्स एस का वैल्यू है 180 मीटर, बाय एस बी को एस बी लिखना है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस बी हो जाएगा 180 बाय √3। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए अप एंड डाउन √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसे हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, √3 बाय √3, ठीक है, इंटू √3, अप एंड डाउन √3 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या होगा? ये √3 कट जाएगा, तो वापस हमें ये यही हमारा आ जाएगा, तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 3 आ जाएगा, और ये 3 60 जा, तो ये हो गया हमारा 60√3। तो एस बी हमारा वैल्यू निकल गया 60√3, जो कि हमारा आंसर है। तो हमें एस बी हो या बी एस हो, वो कितना निकला? 60 मीटर, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ द बोट एंड द शिप इज 60√3 मीटर, ठीक है। देखो हमने इसमें कितना चीज अज्यूम किया, शिप का नेग्लिजिबल साइज, बोट का नेग्लिजिबल साइज, और शिप का जो मास्ट है कोई होगा पोल वोल, उसका हाइट हमने बनाया 180 मीटर, ठीक है ना। उसके ऊपर से कोई देख रहा है, उसका हाइट नेग्लिजिबल किए, उसको बिंदु बनाए, और उसका बिंदु आंख को सेम पोजीशन पे लाए। फिर वो अगर हॉरिजेंटल देखेगा, हॉरिजेंटल लाइन, लेकिन अब वो नीचे देख रहा है, तो 60 डिग्री बन रहा है। अब उस 60 डिग्री से हमें चाहिए जो 60 डिग्री वो लेके आए बाय ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन हमारा आ गया। अब इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, अगर इसी को हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, तो कैसे करेंगे?
तो कैसे करेंगे? देखो सिमिलरली tan 60 डिग्री लेना है हमें। tan 60 डिग्री क्या है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो tan 60 डिग्री हमें पता है √3, इसको √3/1 भी लिख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है ना? तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर इज टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है? √3:1। लेकिन परपेंडिकुलर √3 नहीं है, कितना है? 180 है। परपेंडिकुलर √3 नहीं है, 180 है। मतलब √3 से 180 आने के लिए हमें 180/√3 करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई, ये एक फैक्टर है। ये 180/√3 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। तो करके देखो कैसे आ रहा है, ठीक है ना? तो सेम इसको भी हमें उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/√3। तो ये हमारा 180/√3 आ जाएगा, और जो कि हमारा 60√3, ठीक है? देखो फिर से हम एक चीज़ को समझाते हैं, ठीक है? इस चीज़ को ऐसा समझो कि ये √3 और 1 जो है रेशियो है, लेकिन ये रेशियो का एक जो पार्ट है P का, जो एक पार्ट है √3 रेशियो जो है, लेकिन उसका एक्चुअल लेंथ कितना है? 180 है। तो √3 से रेशियो से एक्चुअल लेंथ आने के लिए हमें कितना नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? आउटपुट बाय इनपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आउटपुट है हमारा 180/√3। अब देखो जब हम √3 को 180/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 कट जाएगा, तो ये हमारा 180 आ गया, 180 आ जाएगा। अब जो ये फैक्टर हमें मिला है, सेम फैक्टर को इस रेशियो का दूसरा जो पार्ट है 1, उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 180/√3। तो इसका एक्चुअल लेंथ हो जाएगा अब हमारा 180/√3, जो कि 60√3, ठीक है? सिंपल है, ठीक है ना? अब देखो डायग्रामेटिकली अगर हमें करना है, tan 60 डिग्री क्या है? √3। मतलब इसको फिर से अगर डायग्राम को हम बनाते हैं इधर पे, ठीक है? अगर फिर से हम डायग्राम थोड़ा है, हाँ बन गया। तो ये तो 90 डिग्री है और ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है? ये हमारा 180 मीटर है और हमें ये एस बी निकालना है, ठीक है? एस बी निकालना है हमें। तो हमें पता है tan 60 डिग्री √3/1, लेकिन ये √3 नहीं है रेशियो, इसका एक्चुअल वैल्यू कितना 180 है। तो √3 से 180 आने में हमें 180/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे भी हमें 180/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 180/√3 जो कि 60√3, ठीक है? सिंपल है। अच्छा, अब देखो इसका इसका नोट्स बना लेना, ठीक है ना? अब एक और चीज़ देखो, इस पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, आपको एक चीज़ समझाना है, ठीक है ना? एक चीज़ समझो इधर, इसका नोट्स बना लेना, हर चीज़ का नोट्स बना लेना। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या पहला बार पढ़ रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री आता है तो बस आप देखते जाइए और अपना रिवाइज करते जाइए, ठीक है? अब देखो हमें ये 60 डिग्री मिला है, ठीक है? इसका 60 डिग्री निकालने का एक तरीका मैंने बताया आपको, ऑल्टरनेट एंगल्स वाला तरीका, ठीक है? ऑल्टरनेट एंगल्स वाला तरीका मैंने आपको बता दिया। अब ऑल्टरनेट एंगल्स वाला तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है ना? तो अब देखो एक तो ऑल्टरनेट एंगल्स वाला तरीका मैंने आपको बताया था। अगर आपको उससे भी ईज़ी तरीका देखो, ये हमारा ये जो पूरा एंगल है, ये जो हमारा पूरा एंगल है, जो कि एंगल एस, एक्स और वाई है, ये क्या 90 डिग्री है कि नहीं? ये देखने में ऐसा है कि नहीं? 90 डिग्री है।
उस 90 डिग्री में एक पार्ट तो 60 डिग्री दिया हुआ, तो अगला पार्ट कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको 30 डिग्री मान के भी हम कर सकते हैं। ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, एच तो एच रहेगा। नहीं, हमको एकदम पहला जैसे हर चीज चाहिए तो कोई बात नहीं। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, देखो ये तो 90 डिग्री दे दिया हुआ, तो बाकी दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तो ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो अगर ये एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो 90 डिग्री होगा। अब बाकी दो 90 डिग्री में एक 30 डिग्री है तो दूसरा वाला 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये करके देखो। ठीक है ना? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये आप करके देखो। ठीक है ना? कहीं मैंने कराया था शायद, एक मिनट। आगे मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो वहाँ आपको पता चलेगा। और ये आप खुद करके भी देखो, थोड़ा ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी कैसा प्रॉपर्टी है, देखो कर ही देता हूँ। ट्राइंगल एक्स एस बी, ये जो ट्राइंगल एक्स एस बी है, मतलब ट्राइंगल एक्स एस बी का मतलब कौन सा ट्राइंगल है? ये है, ये जो ट्राइंगल है हमारा, जो कि हमारा ये ट्राइंगल एक्स एस बी। ठीक है ना? ये हमारा ट्राइंगल है एक्स एस बी। ठीक है, ये ट्राइंगल एक्स एस बी में एंगल बी एक्स एस, ये बी एक्स एस मतलब ये एंगल प्लस एंगल एक्स एस बी, एंगल एक्स एस बी प्लस एंगल एस बी एक्स, एंगल एस बी एक्स मतलब ये एंगल। ठीक है ना? एंगल एस बी एक्स मतलब ये एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, या आप ऐसा भी लिख सकते हो। अगर आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है ना कि ये कैसा आ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो ठीक है, आप इसको ठीक है, आप इसको ऐसा एक काम करो, इसको मान लो 1, ठीक है, इसको मान लो 2 और इसको मान लो 3। ठीक है, सेम यही चीज है। ठीक है ना? इसी को अब देखो, बी एक्स एस मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यही एंगल्स को मैंने ऐसे लिखा इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1, हाँ देखो, ये जो एंगल 1 है, ठीक है, ये जो एंगल 1 है, इसको मैंने 30 डिग्री ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका था। कैसे? कैसे कि ये तो देखो ऐसे कैलकुलेट किया था ना, एंगल एस एक्स वाई, एस एक्स वाई 90 डिग्री है, तो उसमें आधा अगर कुछ 60 डिग्री दिया हुआ तो बाकी 30 डिग्री होगा, तो ये 30 डिग्री हमने निकाल लिया था। राइट? अब देखो, एंगल 1 हो गया हमारा 30 डिग्री, ये हमारा एंगल 1 भी है। एंगल 2 हो गया हमारा 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री भी है। और प्लस एंगल 3 हमें कैलकुलेट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल 3 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कि 60 डिग्री। तो एंगल 3 हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हमें एंगल 3 60 डिग्री पता चल गया, सबको मिटा देना है। ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री आ गया। अब देखो, एग्जाम में अगर ये सब सॉल्व करने जाओगे तो कोई फायदा नहीं आपको एग्जाम लिख के। ये सब तो माइंड में कैलकुलेट होना चाहिए 2-3 सेकंड के अंदर, तब जाके कोई फायदा। लेकिन ये सब सीखना तो पड़ेगा। ये इसलिए मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको, अगर जिसको पता नहीं है, कुछ थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है तो थोड़ा, या आपको बहुत साल पहले पढ़ा है
तो उसको थोड़ा रिवाइज हो जाए, ठीक है ना, वही चक्कर में मैं मतलब बता रहा हूँ, तो सब बताने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब अगला सवाल देखो, बोला है एक पोल है 10 मीटर लॉन्ग, अच्छा, जो एक वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है ए बी, हाँ, और एक 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल बना रहा है, मतलब क्या, एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ऐसा, ठीक है, और एक वर्टिकल वॉल है, ठीक है, एक हमारा वर्टिकल वॉल है, ठीक है, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा रहा है, ठीक है ना, एक हमारा ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है, और इसमें हमारा एक पोल रेस्ट कर रहा है, और ये पोल का रेस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये पोल का लेंथ है 10 मीटर, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री बना रहा है, बोला ठीक है। तो अब हमें पूछा फाइंड हाउ फॉर द फुट ऑफ द पोल, ये फुट ऑफ द पोल है फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से फुट ऑफ द पोल कितना दूर पे, तो फुट ऑफ द पोल एफ ले लो, और ये वॉल है एक्स वाई ले लो, ये एक्स मान लो और ये हमारा वाई मान, ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, एफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा, और एक्स वाई एक्स क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब देखो, अब ये देखो, इतना चीज हम हमारा जो डी, अब क्या फाइंड, क्या है, हमेशा लिखो फाइंड, टू फाइंड हमें एफ एक्स निकालना है, मतलब फुट ऑफ द पोल से वॉल का हाइट निकालना है, ठीक है। और एक चीज देखो, मैंने वॉल का हाइट बड़ा बनाया है, ठीक है ना, ये हमारा वॉल है और ये हमारा पोल है, तो हमने वॉल का हाइट बड़ा बनाया, ठीक है ना, वॉल का हाइट हमने बड़ा बनाया, क्यों बड़ा बनाया, क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये नहीं बताया कि जो पोल है वो वॉल के टॉप पे जाके रेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं बोला, बोला बस वॉल पे खड़ा है, ठीक है ना, इसका मतलब, इसको मैं अभी से क्लैरिफाई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार सवाल में आएगा कि एक पोल है जो वॉल के टॉप पे रेस्ट कर रहा था और कुछ समय के बाद वो स्लिप होके इतना डिस्टेंस नीचे स्लिप हो गया, ठीक है ना, तो उस केस में आपको ये संभालना पड़ेगा, तो इसलिए वॉल का हाइट बड़ा बनाया मैंने, और पोल जो है वॉल के कुछ हाइट पे से रेस्ट कर रहा है, बस इतना ही है। अगर आप ये एक्स्ट्रा हाइट जो मैं बनाया वो नहीं बनाने से, हाँ चलेगा, नहीं बनाने से भी चलेगा, लेकिन ये बनाने से क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि आप मतलब क्लियर हैं आपके साथ। अच्छा ठीक है, अब ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये बी, और हमें एफ एक्स निकालना है, बस इतना, ये 4-5 डाटा को लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो हमें पता है cos 30 क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, राइट, cos 30 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस एफ एक्स है और हाइपोटेन्यूज एफ वाई है, तो cos 30 का वैल्यू कितना है, √3/2 इक्वल टू एफ एक्स तो हमें कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज एफ वाई क्या है 10 मीटर है, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज को, तो 2f(x) हो जाएगा 10√3, एफ एक्स हो जाएगा हमारा 10√3/2 जो कि है 5√3, तो अब हमारा एफ एक्स निकल गया 5√3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 5√3। अब इसी को अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना तो कैसे करेंगे, इसी को अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना है तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, हमें ये वाला डाटा लेना पड़ेगा, ठीक है, तो हम लेंगे cos 30 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और cos 30 डिग्री क्या है √3/2 जो कि है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो इस चीज़ को हम कैसा लिखेंगे, राइट, इस चीज़ को हम कैसा लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, बेस इज टू हाइपोटेन्यूज, बेस है √3 इज टू, लेकिन हाइपोटेन्यूज 2 नहीं है, एक्चुअल लेंथ कितना है हाइपोटेन्यूज का 10 है, तो रेशियो से एक्चुअल लेंथ 10 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, या तो आप 5 मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपको पता नहीं तो आउटपुट बाय इनपुट लिखिए 10/2, तो ये कितना है 5 ही होगा, ये जो फैक्टर आया 5, इस सेम फैक्टर को हमें इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
5, ये हमारा 5, ये हमारा आंसर हो गया बेस का। अब इसी सवाल को अगर डायग्रामेटिकली करेंगे तो जो cos 30 डिग्री है √3/2, तो ये है √3 और ये है 2, लेकिन ये 2 नहीं है, ये कितना है 10 है, तो इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम फैक्टर को हमें इसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5, तो हमारा ये 5√3 आंसर आ गया बेस, है ना। तो फुट ऑफ द पोल फ्रॉम द वॉल 5√3 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। सिंपल है, सारा सिंपल है सब में वही सेम लैडर पोल यही सब आते रहेगा, आपको सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। तो ये देखो ए 20 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल सो दैट एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल 30 डिग्री, ठीक है ना, लैडर एंड द वॉल 30 डिग्री दिया हुआ है। चलो पहले तो बनाओ एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। अब इसमें एक वॉल बनाओ, ठीक है, एक वॉल बनाओ, ठीक है, एक वॉल, कभी कभार ये देखो, हाँ वॉल बन गया, और ठीक है, ये वॉल बन गया हमारा। तो देखो वॉल का है, ग्राउंड का तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये ग्राउंड बन गया हमारा, एक मिनट, ग्राउंड तो ऐसा बनता है। अब बोला है ए 20 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट अगेंस्ट ए वॉल, मतलब एक लैडर है जो वॉल पे ऐसा रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसा रेस्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे वॉल पे एक लैडर रेस्ट कर रहा है, बोला ठीक है। चलो अब सो दैट एंगल बिटवीन द लैडर एंड द वॉल, क्या बोला है, ये लैडर और वॉल के बीच का जो एंगल है, देखो ये सीधा बना नहीं ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। सीधा बनने से ना डायग्राम अच्छा बनने से अच्छा लगता है ना देखने में, और सॉल्व करने को भी हमें मोटिवेशन आता है कि हम कुछ कर रहे हैं। हाँ अब ये लेटर बन गया, और ये हमारा 30 डिग्री, क्या बोला है, एंगल जो है बिटवीन द लेडर एंड द वॉल, ये लेडर है, ठीक है ना, ये हमारा लेडर है और ये हमारा वॉल है, तो एंगल बिटवीन लेडर एंड द वॉल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया हाउ फार इज द बेस ऑफ द लेडर, बेस मतलब फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल, इस वॉल से फुट ऑफ द लेडर कितना दूरी पे है, तो ये एफ मान लो, ठीक है, इसे हम एक्स मान लेते हैं और ये इसे हम वाई मान लेते हैं, और 20 मीटर लॉन्ग लेडर बोला गया, ठीक है। ये 30 डिग्री है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एफ एक्स हमें निकालना। अब देखो ये 30 डिग्री या 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं, अब आपको लगता नहीं ये कैसा हो जाएगा, बेस तो हमेशा नीचे होता है, उससे हमें मतलब नहीं है, बेस हमेशा नीचे होता है, जब होता है तब ठीक है, और जब नहीं उस समय मतलब नहीं, बेस बी होता है पी होता है, बस उतना ही याद रखना। तो अगर आपको लगता है दिक्कत हो रहा है तो कैसे करिएगा, देखो ये ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों को ऐड करने से 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री से 90 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा कितना 90 डिग्री, उस 90 डिग्री से 30 डिग्री दिया हुआ है, तो बचा कितना 60 डिग्री, तो उस केस में ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तब हम ये अगर जब 60 डिग्री हो जाएगा तब हम इसे कंसर्न एंगल मान लेंगे, इसे कंसर्न एंगल मान लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा मिल जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ना, हमें हमें हर तरीका से करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ये हमारा कंसर्न एंगल ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास क्या क्या चीज है, राइट, अब हमारे पास क्या क्या चीज है, एक तो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, ओके, एक हमारा 20 मीटर है, ओके, और एक हमें पी निकालना है, मतलब एफ एक्स निकालना है, तो एच को भी इंक्लूड कर लो। तो ये डाटा हमें, इस डाटा से हमें सब चीज मैनिपुलेट करना है, ठीक है ना, इस डाटा से हमें सब चीज सारा चीज मैनिपुलेट करना है।
तो हमें P और H से चाहिए ना, तो हमें sin 30 लेना है। sin 30 क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर क्या है? fx, ठीक है ना, fx परपेंडिकुलर है हमारा fx बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज से fy। देखो ये f है, ठीक है ना, ये x है और ये y है, ठीक है। तो sin 30 डिग्री हमारा हो गया हाफ, और fx हमें निकालना है और fy हमें दिया हुआ है 20। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2fx इक्वल टू 20, fx हो जाएगा हमारा 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना, fx इक्वल टू 10 मीटर। अगर इसी को हमें रेशियो अप्रोच में करना है तो कैसे करेंगे? रेशियो अप्रोच में अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना है तो कैसे करेंगे? तो हम ये वाला डाटा को पिक करेंगे अपना, तो साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन 30 डिग्री हाफ है, तो ये हमारा p बाय h हो जाएगा। तो हमारा p इज टू h क्या हो जाएगा? 1:2। लेकिन हाइपोटेन्यूज 2 नहीं है, कितना है? 10 है, तो कितना फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाइपोटेन्यूज का रेशियो 2 है लेकिन एक्चुअल में कितना है? 20 है, तो 2 से 20 आने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा 10 मीटर आंसर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर p, मतलब अब p ये है, परपेंडिकुलर मतलब हमेशा स्ट्रेट मत समझ लेना। अब हमारा p ये है, ठीक है ना, जो कि fx है, जो कि हमारा fx है, जो कि हमारा डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द लेडर एंड द वॉल है, ठीक है, सिंपल है। अब इसी को अगर आपको डायग्रामेटिक अप्रोच में करना है तो कैसे कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? साइन थर्टी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि 1, साइन 30 हाफ है 2, ये 2 नहीं है, ये 20 है, जो कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 1 को भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा 10 मीटर आंसर है, ठीक है। ये सारा 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड का सवाल है। देखो ये अगला सवाल है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी, कुछ भी नहीं है इसमें, देखो जो जो क्या क्या दिया हुआ है, एक बिल्डिंग दिया हुआ है और बोला गया कि एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग 70 मीटर दूरी पे, मतलब जो बिल्डिंग के 70 मीटर दूरी से, मतलब ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और ये हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अब हमें ऐसा बोल रहा है, देखो ये हमारा टॉप ऑफ द बिल्डिंग है और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब कोई आदमी देख रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और ये कितने दूरी पे खड़ा है? 70 मीटर दूरी पे खड़ा है, 70 मीटर दूरी पे फ्रॉम द वॉल खड़ा है। तो मान लो ये हमारा P है और ये हमारा X है और ये हमारा Y है, ठीक है ना। तो ये हमारा, ये जो है लाइन ऑफ साइट है, ये हमारा क्या है? वॉल बिल्डिंग हो गया हमारा, ये हमारा बिल्डिंग हो गया, ठीक है। और बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये जो बिल्डिंग का फुट है उससे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 70 मीटर दूरी से अगर टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखेंगे तो उसका एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, उसका एंगल 60 डिग्री है। तो अब पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना। अब तो ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है हमारा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना है? पहले तो क्या निकालना है उस पर क्लैरिटी आना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइंड, हमें निकालना एक्स वाई, हमें क्या निकालना है? एक्स वाई।
हमें एक्स वाई निकालना है, ठीक है ना, टू फाइंड एक्स वाई, ये चीज हमें, ये वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या डाटा है, एक तो हमारे पास 60 डिग्री है और एक 70 मीटर है, तो 70 मीटर के साथ साथ बी भी है, ठीक है, ओके, 60 डिग्री और हमें पी निकालना है, तो ये भी डाटा को हमको लेना है। अब ये सारा डाटा को हमें मैनिपुलेट करना है इसी में, तो tan 60 डिग्री लिखो। क्यों लिख रहा हूँ, देखो tan 60 डिग्री है परपेंडिकुलर बाय बेस, जिसमें से बेस दिया हुआ है और पी हमें पता है निकालना है, तो पी मतलब एक्चुअल क्या है, एक्स वाई बाय पी वाई, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 है, और एक्स वाई हमें निकालना है बाय पी वाई हमारा 70 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा हमारा 70 √3, एक्स वाई हो गया हमारा 70 √3, तो ये है हमारा 70 √3 आंसर, ठीक है। अब इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, तो इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है, तो इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में करना है तो कैसा करेंगे, तो इस केस में हम ये वाला डाटा को लेना है हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, तो tan 60 डिग्री हो गया हमारा √3 इक्वल टू पी बाई बी, तो पी इस टू बी को हम लिख सकते हैं √3:1, ठीक है। अभी ये 1 नहीं है, लेकिन ये कितना है, 70 है, तो 1 से 70 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 70, तो √3 को भी हमें वही सेम फैक्टर 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा 70 आंसर है। आ गया, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ये एकदम सिंपल प्रॉब्लम था। अब वो इसे tan 60 डिग्री √3 है, तो ये √3/1 लिख सकते हैं, तो 1 को अगर 70 में जाने के लिए 70 से मल्टीप्लाई करना है, तो √3 को भी हमें 70 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा 70 √3 हो जाएगा, तो पी का वैल्यू हमारा, देखो एक चीज समझो, ठीक है ना, 1/2 और 50/100 दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, क्योंकि 50/100 को करते हैं 1/2, तो ये दोनों इक्वल है, लेकिन 1/2 रेशियो में है और 50/100 एक्चुअल लेंस में, तो एक्चुअल लेंस को अलग से लिखो और वो रेशियोज को अलग से लिखो। अब जब थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे ना, आप इसको मिक्स मैक्स भी कर सकते हो, ठीक है ना, जब तक अगर एक्सपर्ट नहीं बनो तब तक इस चीज को अलग अलग रखा करो, ठीक है। अच्छा अब दूसरा देखो, अब देखो इधर 60 डिग्री ये दिया हुआ था, 90 डिग्री है, तो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बिल्डिंग तो परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है, तो हमें ये पी भी मैचिंग मैचिंग हो गया, अच्छा बिल्डिंग परपेंडिकुलर ही खड़ा होता है। अब इस पॉइंट, इसमें देखो थोड़ा, इसमें सवाल में देखो एक लैडर है जिसका लेंथ है 3.5 मीटर, बोला ठीक है, जस्ट रीचेज द टॉप ऑफ ए वॉल, बोला ठीक है, मतलब एक हमारा ऐसा ग्राउंड बनाओ, पहले तो बात, एक हमारा ऐसा ग्राउंड बनाओ, ठीक है, और ये हमारा हो गया वॉल, एक लैडर है, क्या है, एक लैडर है जो टचेस द टॉप ऑफ द वॉल, ठीक है, जो लैडर है वो वॉल के टॉप को टच कर रहा है, वॉल के टॉप को मतलब इधर टच कर रहा है, ठीक है, ये लाइन स्ट्रेट बनानी ना, तो हटाओ, देखो वॉल का टॉप हो गया ये, हाँ, तो ये लैडर है, ब्लू वाला हमारा लैडर है जो वॉल के टॉप को टच कर रहा है, ठीक है, और बोला गया है कि जो लैडर का लेंथ है 3.5 मीटर दिया हुआ है, लैडर का लेंथ है 3.5 मीटर। अब क्या बोला, इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अब ये जो लैडर है ना, ये वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, पहले केस में लैडर ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रहा था, अब लैडर जो है वॉल, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है वॉल, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है लैडर सीढ़ी, ठीक है ना, तो ये लैडर क्या है, वॉल के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो अब हमें पूछ रहा है देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द वॉल, अब बोलो हाइट ऑफ द वॉल कितना है, चलो पहले इसको नामकरण कर देते हैं, इसको एक्स लिखते हैं, हाँ, इसको वाई लिखते हैं और इसको जेड लिखते हैं। तो हमें पूछा गया टू फाइंड, हमें क्या पूछा गया, टू फाइंड
वाई जेड, ये चीज हमें पूछा गया कि टू फाइंड वाई जेड निकालो, ठीक है ना, टू फाइंड वाई जेड जो कि हाइट ऑफ द वॉल है। अच्छा ठीक है, अब देखो हमें, अच्छा उसके पहले देखो ये तो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ये 90 डिग्री और ये कंसर्न एंगल 60 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री का बीच का जो होगा वो हमेशा बेस होगा हमारे लिए, ठीक है, और ये दूसरा वाला ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा जो 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज। अब देखो तुमको ऐसा लगेगा कि परपेंडिकुलर तो हमेशा खड़ा वाला चीज होना चाहिए, वो ठीक है, उसका एक वन ऑफ द मीनिंग है, परपेंडिकुलर मतलब खड़ा है उसका, लेकिन वो हमेशा हमेशा खड़ा होगा ऐसा मतलब नहीं है। अगर एक लाइन ऐसा है ना, ऐसा है तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है हमारा, लेकिन क्योंकि ये हमारा एंगल दिया हुआ है तो इसका नोमेनक्लेचर बदल के हमने बी कर दिया, तो ये हमारा पी हो गया, ठीक है ना। तो बस पी बी एच उतना ही समझो, ये परपेंडिकुलर मतलब बिल्डिंग खड़ा रहना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज दिया, एक तो हमारा 3.5 मीटर दिया हुआ तो इसलिए हम एच को भी कंसिडर करेंगे, एक 60 डिग्री दिया हुआ, ये हमारा डेटा दिया हुआ है, और हमें चाहिए बी, तो हमें बी चाहिए, तो मतलब ये हाइट हमें कैलकुलेट करना कि वाई जेड, तो हमें ये सारा वैल्यू लेके हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ये सारा वैल्यू लेके हमें सॉल्व करना है। तो बी एच, बी एच तो हम cos 60 डिग्री लेंगे, cos 60 डिग्री हो जाएगा हमारा बी बाई एच, और बी क्या है हमारा, ये हमारा जेड, बी है हमारा जेड वाई बाई एच है हमारा एक्स जेड। अब तुम अब ये पूछो, ये समझो कि हमने cos 60 डिग्री क्यों लिया, क्योंकि हमारा ब्रेन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज घूम रहा है कि cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो और बेस हाइपोटेन्यूज है हमारे पास, तो बेस को ही हमको कैलकुलेट करना है, तो इसलिए हमने मिला जुला के यही लिया। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, हाफ, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ है, और जेड वाई हमें कैलकुलेट करना है, और एक्स जेड हमारा 3.5 दिया हुआ है, तो हमारे अब तो हमारा जेड वाई हो जाएगा 3.5/2 जो कि है 1.75, तो जेड वाई जो है हाइट ऑफ द वॉल हमारा 1.75, तो इसे आप वाई जेड लिखो या जेड वाई लिखो दोनों चीज एक ही है, तो ये हमारा 1.75, ठीक है ना, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में सॉल्व करना है, इसी को अगर हमें रेशियो कॉन्सेप्ट में सॉल्व करना है तो हम ये वाला वैल्यू को उठाएंगे जो कि है हमारा cos 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos 60 डिग्री क्या हाफ है इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं बेस इज टू हाइपोटेन्यूज 1:2, लेकिन हाइपोटेन्यूज 2 नहीं है, कितना है, हाइपोटेन्यूज तो 2 नहीं है, हाइपोटेन्यूज है हमारा 7.5, तो 2 से 7.5 आने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना हमें पता नहीं, तो आउटपुट बाय इनपुट कर देंगे 7.5/2 जो कि है हमारा 1.75, तो इसी 1.75 को हमको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है 1.75, हमारा 1.75 मीटर आंसर आ गया, सिंपल है। और देखो, और डायग्रामेटिकली करना है तो कैसे, cos 60 बेस बाय हाइपोटेन्यूज तो 1/2, ये 2 नहीं है, कितना है 3.5 है, तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.75 से, तो 1 को भी हमें 1.75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा 1.75, कुछ नहीं है, पहले हमें ये मेथड सीखना है, उससे धीरे धीरे हमें रेशियो पे कन्वर्ट होना है, और रेशियो को डायग्राम में कैसे करना है ये करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा सोचो, ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये हमारा 60 डिग्री है,
ये हमें पता है, और ये हमें 3.5 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि cos 60 डिग्री, और ये हमें बेस है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है cos 60 डिग्री बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो कि 1/2 है। तो बेस का वैल्यू 1 है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 2 है। लेकिन ये 2 नहीं है, एक्चुअली में कितना है 3.5, जिसे हमने 1.75 से मल्टीप्लाई किया। जो फैक्टर से रेशियो का एक पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फैक्टर से रेशियो का दूसरा वाला फैक्टर को भी हमें मल्टीप्लाई करना, दूसरा वाला पार्ट को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1.75 मीटर। आइए, सिंपल है। चलिए अब दूसरा प्रॉब्लम। ये रहा 9th वाला क्वेश्चन, देखो। हमें पॉइंट P ऑन ए लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड है, उसमें एक पॉइंट P है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज इतना। कुछ भी नहीं है, एक लेवल ग्राउंड है बोला पहला बात, तो बनाओ लेवल ग्राउंड, ठीक है ना। एक लेवल ग्राउंड बना लिए, और ये ग्राउंड को हमेशा हम ऐसा इंडिकेट करते हैं, ठीक है, लेवल ग्राउंड। और फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड, एक पॉइंट इधर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर के टॉप, एक टावर है, तो इसका टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है ना, 30 डिग्री बताया गया। अच्छा, एक मिनट रुको। ये टॉप ऑफ द टावर है, और इसमें से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये उधर ही भाग रहा है बार बार ना, तो उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो उसको इधर ही खींच के ऐसे बना देते हैं। तो ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने टॉप ऑफ द टावर को देखा, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बताया गया। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, ठीक है, 30 डिग्री बताया गया। अब बता के ये जो पॉइंट P है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर है, ये पॉइंट P है। तो मान लो ये x है हमारा, और ये y है। ये Px का डिस्टेंस हमें 510 मीटर दे दिया गया। तो अब हमें पूछा है हाइट ऑफ द टावर निकालो। 50% हाइट ऑफ द टावर पहले निकालो उसका, और उसका 50% का वैल्यू हमें बताओ, ऐसा बोला है, ठीक है ना। तो अच्छा, ठीक है, ये तो 90 डिग्री होगा हमेशा, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें टू फाइंड 50% ऑफ वाई एक्स, हाइट ऑफ द टावर, वाई एक्स मतलब हाफ ऑफ वाई एक्स हमें निकालना है, ठीक है ना, हाफ ऑफ वाई एक्स हमें निकालना है। चलो अब हमारे पास देखो क्या क्या डाटा है। एक तो 30 डिग्री है, चलो, एक 510 है, 510 है तो बी भी हम कंसिडर कर लेंगे, चलो ठीक है, कंसिडर कर लो। अब हमें वाई एक्स निकालना है, मतलब ये टावर का हाइट निकालना है, उसका मतलब पी को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, और वाई एक्स को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो मतलब ये डाटा मिला के हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना, ये डाटा मिला के हमें सॉल्व करना है। तो हम लिख सकते हैं कि टेन 30 डिग्री पी बाई बी, जो कि है हमारा वाई एक्स बाई पी एक्स, ठीक है। तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√3, और वाई एक्स हमें पता नहीं है, जो कि हमें कैलकुलेट करना, और पी एक्स हमें पता है 510। तो वाई एक्स हो जाएगा हमारा 510/√3,
ठीक है, तो इससे हम लिखेंगे 510। अब ये √3 को हटाना है तो अप एंड डाउन एक और √3 से हमें मल्टीप्लाई करना, तो ये √3 बाय √3 इंटू √3, ठीक है। तो ये हमारा 510 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 कितना होगा 3, और 3 170, ठीक है। तो हमारा वाई एक्स आ गया 170 √3। तो हाइट ऑफ द टावर, टोटल हाइट ऑफ द टावर आ गया 170 √3। अब हमें चाहिए 50% ऑफ वाई एक्स, जो कि हाफ ऑफ वाई एक्स, जो कि 170 बाई √3 बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 85 √3। तो 50% चाहिए, ये हमारा वैल्यू हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं है, ये सब बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल्स टाइप का है ना। अब देखो रेशियो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएंगे, रेशियो कॉन्सेप्ट कैसे लगेंगे, सेम चीज है, ये तो हमारा बेसिक है। अब ये वाला हमें पिकअप करना है रेशियो कॉन्सेप्ट। तो tan 30 डिग्री p बाई बी, tan 30 डिग्री है 1/√3 जो कि है p बाई बी, ठीक है ना। तो p/b 1/√3 हो गया, लेकिन b √3 नहीं है, b कितना दिया हुआ 510 दिया हुआ, तो √3 से कितना फैक्टर को मल्टीप्लाई करेगा, कितना नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, तो 510 आएगा। हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे आउटपुट बाय इनपुट लिख देंगे 510 बाय √3। तो ये जो नंबर आया, इसी नंबर को हमको 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, इंटू 510 बाय √3। तो कितना होगा ये हमारा 510 बाय √3, और 510 बाय √3 का वैल्यू कितना है 170 √3। कैसे आया देख लेना, हमने इसमें कराया है। अब इसका 50% ऑफ 170 √3 निकालना है, तो हमारा ये 85 समझ में आ रहा है, ऐसा करना है। एक और चीज देखो इसमें, मतलब ये सब चीज तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता रहा हूं कि देखो 170 √3, इसका मतलब यह है कि 170 इंटू √3, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 3 हम तो 6 लिख देंगे, लेकिन क्या 2 इंटू 3 को हम 23 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको 2 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है 2 इंटू √3, तो ये है, इसको हम, क्योंकि 2 इंटू √3 हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं √3 को 1.732 करना है, फिर 1.732 को 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन ईज ऑफ सॉल्विंग के लिए हम 2 इंटू √3 को 2 √3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 इंटू 3 को हम 23 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रैशनल नंबर है, दोनों रियल नंबर है, इसको तो करना ही पड़ेगा, तो ये वैलिड नहीं है, लेकिन ये वैलिड है। तो इसलिए 170 इंटू √3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 170 √3, ठीक है ना। तो ये समझो थोड़ा। चलो अब अगला सवाल देखो, बोला है ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, बोला कि ठीक है चलो पोल खड़ा है वर्टिकली ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए 12 मीटर स्टील वायर, मतलब एक पोल को हमने ग्राउंड पे गाड़ा है, और और सोचो पोल ऐसा कुछ इस तरह भारी है, ये भारी नहीं है, को सीधा रखने के लिए इधर एक हमने रस्सी बांध दिया स्टील वायर का। ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्राउंड हो गया। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। बन जाओ ग्राउंड भाई, सीधा सीधे। कभी कभार ना थोड़ा हैंग हो जाने से सब प्रॉब्लम हो जाता है। अभी डिलीट भी नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। डिलीट हो गया। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है ना, ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। ये थोड़ा तिरछा हो गया, ये हमारा, हाँ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है। और ग्राउंड को हमेशा हम ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और एक पोल खड़ा है यहाँ पे,
एक पोल खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक पोल खड़ा है, ए पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड बोला है, ठीक है ना, एक पोल खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और इस पोल को खड़ा रखने के लिए एक स्टील का वायर बांधा हुआ है, एक स्टील का वायर टॉप ऑफ द पोल से हमने ऐसा बांध दिया, ठीक है, एक स्टील का वायर हमने बांधा है। ठीक है, एक स्टील का वायर हमने बांधा है। देखो, ये पोल स्टैंड वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ ए 12 मीटर स्टील वायर, ये 12 मीटर का स्टील वायर है, tied to its top and fixed on the ground. It a steel wire makes an angle of 30 degree. अगर स्टील वायर 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द ग्राउंड 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पूछा गया है हाइट ऑफ द पोल कितना है, हाइट ऑफ द पोल हम निकालें। तो मान लो ये x है, ये y है और ये z है, और ये हमारा स्टील वायर है, ठीक है, और ये हमारा पोल है, ठीक है। तो ये, अब देखो, ये अगर 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या वैल्यूज हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, उस वैल्यूज को लेके हमें मैनिपुलेट करना, उस वैल्यूज को लेके हमें मैनिपुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक 30 डिग्री दिया हुआ है, बोला ठीक है, और एक 12 मीटर दिया हुआ, बोला ठीक है, 12 मीटर है तो एच भी हम कंसिडर कर लेंगे, बोला ठीक है। अब हमें पी निकालना है, मतलब एक्स और वाई निकालना है, ठीक है ना, मतलब पोल का हाइट हमें निकालने बोला गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, टू फाइंड, पहले तो क्या निकालना है इसका क्लैरिटी होना जरूरी है। टू फाइंड पोल का हाइट, जो कि हमारा एक्स वाई है, ठीक है। तो हमें कुछ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन में चाहिए, पी एच का कॉम्बिनेशन में चाहिए, तो हमको लिखेंगे साइन 30 डिग्री, जो कि है हमारा पी बाई एच, और पी क्या है हमारा एक्स वाई, और एच क्या है हमारा एक्स जेड। साइन 30 डिग्री तो हाफ है हमारा, और एक्स वाई तो हमें निकालना है, और एक्स जेड हमारा 12 मीटर दिया हुआ, तो एक्स वाई हो जाएगा हमारा 12/2, जो कि 6 मीटर है हमारा आंसर, ठीक है ना, 6 मीटर। और इसी को अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना है, इसी, एक मिनट, हाँ, इसी को अगर हमें रेशियो अप्रोच में करना है तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, हमें ये वाला डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं पी बाई एच, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री है हमारा हाफ, और इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। तो इसका मतलब पी इज टू एच है, जो कि हमारा 1:2 है, तो लेकिन हाइपोटेन्यूज तो 2 नहीं है, कितना है, 12 मीटर है, तो रेशियो 2 है, रेशियो का पार्ट 2 है, लेकिन एक्चुअल में तो 12 है, तो 2 से 12 आने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। उसी तरह सेम फैक्टर को हमें 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6, मतलब पहले जो P1 था रेशियो, उसका एक्चुअल लेंथ अभी 6 मीटर हो गया, और P क्या है, P हमारा एक्स वाई हाइट ऑफ द पोल है, तो 6 मीटर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये फर्स्ट 10 प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी है, इसका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर आप थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है और आप पहले बार है तो इसको नोट्स सही से बना लीजिएगा, और इसको कम से कम 10-20 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप, या अगर आप अच्छा स्टूडेंट है, मतलब आपको पता है पहले से सारा चीज़, तो बस अब तो आपको रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलिए बाय।